नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज बात कर लेते हैं हम डेली करंट अफेयर के इस सेशन में 26 अप्रैल 2020 की। तो देखिए, आज 26 अप्रैल 2020 है और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस एवं चेरनोबिल दिवस आज मनाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स इसके रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये सेशन है डेली करंट अफेयर का, रोज़ आपको बेहतरीन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाता है आपकी तैयारी को बढ़िया करने के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हुए अपने एग्ज़ाम को टॉप करें। इसी के साथ में फटाफट आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज 26 अप्रैल के बारे में, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। इसी के साथ आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप फटाफट से अपने इस सेशन को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और जो अभी तक आपके फ्रेंड्स सोए हुए हैं उन्हें जगा कर बता दीजिए कि नीरज सर का जो सेशन है डेली करंट अफेयर का वो शुरू हो चुका है। तो उनको फटाफट से एक लिंक को शेयर कर दीजिए। और फिर आज हम बात करते हैं अपने सेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, आज 26 अप्रैल है, जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। ये आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा मनाया जाता है। तो WIPO के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सबसे पुरानी एजेंसियों में इसको शुमार किया जाता है, इसका नाम आता है। और इसका गठन 1967 में एक रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका मतलब गठन किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टैक्ट या संधियां आती हैं। और WIPO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और प्रत्येक वर्ष WIPO के द्वारा ही 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यदि इसकी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 191 देश, आपको पता होगा कि UN के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। और इसी के साथ में 191 जो देश हैं इसके सदस्य देश हैं। और 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए इसमें शामिल हैं। अगर इसी के साथ में इसी की अगर थोड़ी सी और बात करें तो इसके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं। तो ये हर पल जो दुनिया बदल रही है उसको संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए एक नियमित मंच का काम करता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने का काम भी इस वैश्विक हल करने के लिए जो वैश्विक सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसका कार्य भी यही करती है। अगर इसी के साथ में और अगर हल्की सी जानकारी हम आपको दें तो हम आपको बता देते हैं कि संपत्ति की, देखो, बौद्धिक संपदा के बारे में हम आपको एक थोड़ी सी व्याख्यान आपको करके बताते हैं कि जो संपत्ति की ऐसी श्रेणी बौद्धिक संपदा कहलाती है जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। उनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क होते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उनके जो आविष्कार होते हैं उनकी दिमाग की जो उपज होती है वो मानव कल्याण के या समाज कल्याण या विश्व कल्याण के लिए होती है। तो जो कोई व्यक्ति जो आविष्कार कर रहा है किसी भलाई के लिए और उस भलाई के आविष्कार को कोई और अपना श्रेय चुरा कर, या कह देते हैं ना कई बार, जैसे आविष्कार और कोई करता है और उसका वो फॉर्मूला या कहते हैं ब्लूप्रिंट चुरा लिया जाता है और कोई अन्य व्यक्ति उसको फटाफट से उसका निर्माण कर कर और
उसको अपने नाम कर लेता है। तो इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं उन पर रोक लगाने के लिए वास्तविकता में जिस व्यक्ति के द्वारा जो खोज की गई है उसका पेटेंट उसी के नाम हो, इसका ये बढ़ावा देती है। इसी के साथ ही इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए सर, हम आपको हल्का सा एक और जानकारी यहाँ पर दे देते हैं कि जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, नाम आदि डिजाइन उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। मतलब कि उस किसी व्यक्ति के द्वारा जो खोज या जो अभी हमने आपको कई चीज़ें बताई हैं या उसके द्वारा सृजित मतलब बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला आदि कोई चीज़ होगी वो उसकी बौद्धिक संपदा कहलाएगी। अगर विश्व बौद्धिक संपदा अगर संगठन की बात करी जाए तो विश्व व्यापार संगठन इसका सहयोगी है वर्तमान में। और इसी के साथ में आगे अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमने आपको हल्की सी जानकारी यहाँ पर दे दी है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में। इसको आप अपनी जो इसके मुख्य फैक्ट्स हैं उनको आप रिटर्न कर लेंगे अपनी नोटबुक में। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आज आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 142वां, 143वां, 141वां या 144वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए 142वां। और 142वें स्थान जो अभी हाल ही 2020 में फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है उसमें 142वां भारत का नंबर है। अगर 143 की बात करें तो मैक्सिको जो देश है उसका 143वां नंबर है। 141वां अगर नंबर की बात करें तो स्वातिनी जो देश है उसका 141वां नंबर है। और इसी के साथ में 144वां नंबर कंबोडिया का है। ठीक है सर, इसमें 144वां नंबर कंबोडिया का है। अगर इसके फैक्ट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट विदआउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस जारी इंडेक्स में भारत अपने पिछले वर्ष के स्थान से 2 पायदान सरक कर या उतर कर विश्व रैंकिंग में 180 देशों की जो सूची है उसमें 142वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि अगर 2019 की बात करें तो 2019 में इसका नंबर 140वां था, लेकिन अब ये 2 नंबर पीछे सरक कर 142 पर आ चुका है। इस सूची में अब देख लीजिए कि और देशों की क्या स्थिति रही है। तो इस सूची में फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे जो कि लगातार चौथी बार फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। सेकंड पोजीशन पर फिनलैंड और थर्ड पोजीशन पर डेनमार्क है। यदि इस सूची में सबसे नीचे यानी कि 180वें नंबर की बात करें, क्योंकि इसमें 180 देश ही शामिल हैं, तो 180वें नंबर पर इसमें उत्तरी कोरिया है जहां पूर्णतः तानाशाही है। किंग जॉन यहाँ के आपके शासक बनते हैं। यदि हम ROW की बात करें यानी कि जो आपकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो आपकी संस्था है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और संस्थापक थे इसके रॉबर्ट मेनार्ड। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी क्रिस्टोफिया डिलोरिया इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। इसी के साथ में अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाता है। तो आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो भारत कब मनाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर 24 अप्रैल होगा। अगर इसके अलावा
अदर फैक्ट्स की बात करी जाए तो 23 अप्रैल को आपका विश्व पुस्तक दिवस गया था। 25 अप्रैल को हाल ही में मतलब यानी कि आज विश्व मलेरिया दिवस है। और इसी के साथ में अगर बात कर लें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है, जन्म जयंती मनाई जाती है। और डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भारतीय संविधान के निर्माता थे। इनके द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून और विधि मंत्री थे, कानून और न्याय मंत्री थे। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी नामक ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि जो संपर्क दीदी नामक जो ऐप है ये किसने लॉन्च किया है। तो ये आपको हम बता दें, ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और मुझे पता है कि मेरे बताने से पहले ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर्स या स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं उनके जहन में संपर्क दीदी, जो दीदी शब्द है उसको सुनते ही पश्चिमी बंगाल आएगा, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की जो ममता बनर्जी है उसका उपनाम है दीदी। तो फ्रेंड्स, पश्चिमी बंगाल यहाँ पर सही उत्तर नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पश्चिमी बंगाल इसका सही उत्तर ना होकर उत्तराखंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और अब बात कर लेते हैं आपके संपर्क दीदी ऐप की। तो देखिए, कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन में किसी भी छात्र या छात्रा को पढ़ाई का नुकसान ना हो, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक विद्यार्थियों की भलाई के लिए ये लॉन्च किया है ऐप। और अगर उत्तराखंड की हम बात कर लें तो सीएम रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल रहेंगी बेबी रानी मौर्य, राजधानी रहेगी आपकी देहरादून। और इसके साथ में राजधानी दूसरी भी बन चुकी है उत्तराखंड की, जिसका नाम है गैरसैंण। गैरसैंण अभी हाल ही में यहाँ की राजधानी घोषित की गई है दूसरी। तो इसलिए आप इस गैरसैंण राजधानी को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है आपका। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया गया कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है और उसमें आपको देहरादून ना देकर गैरसैंण दे दिया गया, तो आप उसमें क्या लगा कर आएंगे? तो सर, उस स्थिति में आप यहाँ पर गैरसैंण सही आंसर करके आएंगे। यदि देहरादून और गैरसैंण दोनों दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो सही आंसर करके आएंगे वो करके आएंगे देहरादून, क्योंकि पहली राजधानी देहरादून ही है। तो इसलिए आप देहरादून इसमें सही करके आएंगे, दोनों अगर दिए गए ऑप्शन हो तो। नहीं तो अगर देहरादून ना देकर गैरसैंण दिया हो तो गैरसैंण आप इसका सही आंसर करके आएंगे। इसी के साथ में अगर उत्तराखंड भूगोल की बात कर लें सर, तो भारत का दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, वो यहीं पर स्थित है। अगर फर्स्ट भारत के फर्स्ट बायोस्फीयर की बात करी जाए तो आपका नीलगिरी होगा। और उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व आपके यही हैं। और जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। और इसका अगर दूसरा नाम देखा जाए, राजाजी रिजर्व टाइगर रिजर्व का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या कहें स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इसी के साथ में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करी जाए तो फ्लावर वैली या फूलों की घाटी आपका यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। अगर पर्वत की बात करी जाए तो सर नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आप यहाँ पर फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, हाल ही में
किसने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो देखिए सर, ऑप्शन में यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, राजनाथ सिंह है, नरेंद्र मोदी जी हैं और स्मृति ईरानी जी हैं। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो आपका होगा राजनाथ सिंह। अगर राजनाथ सिंह जी की बात कर लें तो राजनाथ सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, जो कि इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र रहता था। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अभी लखनऊ में एक डिफेंस एक्सपो आयोजित की गई थी फरवरी में, आप उसका नाम ध्यान रखेंगे। और जो राजनाथ सिंह है वो वर्तमान में 17वीं लोकसभा में क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। पहले क्या थे, पहले गृह मंत्री थे 16वीं लोकसभा में, या कहें मोदी सरकार का जो पहला सेशन था उसमें ये गृह मंत्री थे, लेकिन इस सेशन में, दूसरे सेशन में ये रक्षा मंत्री हैं। इसी के साथ में अगर इसकी बात कर लें कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब के बारे में, तो देखिए इस लैब का नाम मोबाइल BSL-3 कोविड लैब रखा गया है। इस लैब को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मतलब कि इन दोनों की सहयोग से इसको विकसित किया गया है। इस मोबाइल लैब सुविधा से एक दिन में 100 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो इसकी कैपेसिटी है एक दिन में 100 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण करना। अगर DRDO की यहाँ पर बात कर लें चलते चलते, तो सर इसके DRDO की जो फुल फॉर्म होगी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड दोबारा से सुन लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन वर्तमान में जी सतीश रेड्डी साहब हैं। और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो नई दिल्ली में है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने अपना मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर जानने से पहले आप फटाफट से एक छोटा सा लाइक दे दीजिए। लाइक करने के बाद में आप इसको अपने शेयरों को, अब आपने अपने जो दोस्तों को शेयर नहीं किया है उनको शेयर कर कर जगा दीजिए और कह दीजिए कि आ जाइए, हम भी डेली करंट अफेयर के सेशन जो कि गुरु ज्ञान अड्डा पर होता है उस पर आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक। अगर इसकी बात करी जाए तो कर्नाटक सरकार ने अपना अपना मित्र ये ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ में एक टोल फ्री नंबर, जो कहें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, वो भी लॉन्च किया है और वो नंबर है 14,410 यानी कि 14410। इसका उद्देश्य लॉन्च करने का क्या है, तो सर राज्यों में कोविड-19 जो कोविड-19 है, मतलब कर्नाटक राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो कर्नाटक राज्य में कोविड-19 है उसकी लड़ाई में उसको लड़ाई मतलब कोरोना से निपटने के लिए सशक्त बनाना है यहाँ की जनता को। इसी के साथ में इस ऐप को कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया है और 3 जनवरी 2020 में ही यहाँ पर एक आयोजन हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो प्रोग्राम हुआ था उसका नाम है भारतीय विज्ञान कांग्रेस और उसका 107वां सत्र था जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। 2020 जो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी 107वें नंबर की, इसका जो 2020 में आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसी के साथ में सर फटाफट से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि ये जो आपकी पुस्तक है ये अभी वैश्विक स्थिति जो चल रही है कोरोना को लेकर उस कोरोना की स्थिति को ये व्यापक रूप से स्पष्ट करती है। तो पहले हम इसके लेखक की बात करेंगे, फेंग फेंग, जैक मा,
सिंह चिंग सिंह की और फियांग सेंग। तो इनकी हम बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। तो फैंग फैंग जो हैं आपकी एक महिला हैं और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो आगे डिटेल से देख लेते हैं। 64 साल की फेम फेम को 2019 का लेखन के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था। और जो सर्वोच्च सम्मान मिला था वो इसी पुस्तक के कारण मिला था। जो इस पुस्तक के बाद बारे में अगर हम बात करें तो वाइन डायरी जैसे ही दूसरे देशों में पहुंची, यानी कि ये किताब जैसे ही दूसरे के देशों में पहुंची तो फैंग पर देशद्रोह, मतलब कि फैंग एक चाइनीज लेखक हैं। तो जैसे ही इस किताब का प्रकाशन दूसरे देशों में हुआ तो उसका प्रकाशन होते ही इन पर देशद्रोह और देश को अपमानित करने का आरोप चीन सरकार के द्वारा इन पर लगा दिया गया था। और इसी के साथ में अगर आगे डिटेल से बात करें तो इस पुस्तक में लिखी बातें कोरोना वायरस के आर्टिफिशियल निर्माण को सिद्ध करती है। मतलब कि जो इन्होंने किताब में जो बातें लिखी हैं उससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो कोरोना वायरस है वो किसी पशु या पक्षी में से नहीं आया है, बल्कि वो एक मतलब नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल था ये वायरस। और इस बात को ये सिद्ध कर देती है। और चीन की जो जैविक हथियार बनाने की जो बात है वो भी इस किताब से सिद्ध होती है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जो फैंग फैंग है इनको जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। तो ये जो आपकी पुस्तक थी ये आगामी परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है फ्रेंड्स। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में किसके द्वारा भारत में लॉकडाउन सीरीज का शुभारंभ किया गया? तो आपको सही आंसर बताना है। यूनिसेफ, WHO, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, और UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसकी फुल फॉर्म होगी। अगर उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, UNODC। और UNODC की फुल फॉर्म अभी अभी हम आपको बता चुके हैं, दोबारा से बता देते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। और अगर हिंदी में बात करी जाए तो इसको क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। और इसके द्वारा भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया गया है। तो देख लीजिए सर, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इस सीरीज का उद्देश्य क्या है। तो महामारी जो कोरोना वायरस की चल रही है उसके दौर में या उसके दौरान जो गरीब लोग हैं उनकी दिक्कतों के लिए समझ विकसित की जा रही है। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब मध्यम वर्ग है या जो पैसे वाले वर्ग हैं, उनको मतलब गरीब लोगों की सहायता के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, अधिक से अधिक वो गरीबों की सहायता। और ऐसा हो भी रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है। मैं अपने इलाके की बात बता देता हूँ जहाँ से मैं हूँ, कि सर यहाँ जो हमारे कस्बे में या जो हमारी सिटी में गरीब लोग हैं ना, उनको वास्तविकता में ही मतलब एक तो क्या होता है, दिखावा होता है, फ़ोटो खिंचाने का शौक होता है। आज का शौक है आपको, आपने किसी गरीब को दान दिया, फ़ोटो खिंचा लिया, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर शेयर कर दी। लेकिन हकीकत में ऐसी दुनिया से दूर ऐसे भी कुछ लोग हमने देखे हैं जो नियमित रूप से खुद खाना नहीं खाते, उससे पहले उन गरीब लोगों को खाना खिलाकर आते हैं जिनके घरों में कई दिन से चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो वास्तव में ये सोच जो है वो बहुत काफ़ी डेवलप हुई है, गरीबों के प्रति सहानुभूति बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसी के साथ में साइबर क्राइम, जेंडर वायलेंस और भेदभाव और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों के मध्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये रहने वाले हैं। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं।
हाल ही में उषा गांगुली जी का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध थी, मतलब कि ये प्रसिद्ध क्या थी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, कि निर्देशक थी, राजनेता थी, राज्यपाल थी या क्रिकेटर थी। तो आपको हम बता दें ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन ए, यानी कि ये एक निर्देशक थी। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जानी मानी रंगमंच निर्देशक थी, अभिनेता थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुकी हैं। इसी के साथ में ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती थी, तो पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर, इनका एक नाटक आया था गुड़िया घर, तो उस गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है पश्चिम बंगाल सरकार की। अगर पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें तो जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वो हैं, आप सब जानते हैं, ममता बनर्जी, यानी कि दीदी। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित कोरोना टेस्टिंग किट का क्या नाम रखा गया है, क्या नाम है? तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये जो टेस्टिंग किट है जो ये अभी जारी हुई है, तो इसका आपका नाम क्या है? फलूदा किट या फैलूदा किट? देखिए ये दोनों शब्द एक ही हैं, फलूदा किट और फैलूदा किट, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर ने एक जैसे एक ही ऑप्शन ए और बी में कर दिया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप इससे भयभीत ना हो। और आपको हम बता देते हैं कि दोबारा से, फलूदा किट, फैलूदा किट, मैती किट या कोरोना टेस्टिंग किट। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, फैलू द किट। अब इसकी बात कर लेते हैं। कोविड-19 की देसी टेस्ट किट तैयार की गई है, ठीक है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। इससे टेस्ट न सिर्फ सटीक और आसान होगा बल्कि बहुत सस्ता भी होगा। जांच में महज 450 रुपये से 500 रुपये तक खर्चा आएगा। इसके अलावा CMIR की किट से नतीजे 5 से 7 मिनट में आ जाएंगे। मतलब कि ये किट ऐसी है, शायद ही मेरे ध्यान में तो ऐसी किट अभी तक बनी नहीं है कोरोना को लेकर। भारत ऐसा पहला देश है जिसने ऐसी किट लॉन्च करी है कि कोरोना की जो टेस्टिंग है उसका सिर्फ 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि अभी दक्षिण कोरिया ने एक किट लॉन्च करी थी और उसको भारत ने भी अपने देश में मंगवाया है, लेकिन जो दक्षिण कोरिया की जो किट थी उसको बहुत मतलब प्रभावशाली या बहुत जल्दी से नतीजे देने वाली किट बताया जा रहा था, लेकिन उसको भी अब इस किट ने पीछे छोड़ते हुए, फेलुदा किट ने पीछे छोड़ते हुए बहुत बेहतरीन काम, मतलब तकनीक जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसमें अपनाई है। और ये सिर्फ टेस्टिंग के बाद में सिर्फ 5 मिनट का समय लेती है आपको रिजल्ट दिखाने का कि कोई व्यक्ति जिसका जांच हो रही है वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो और ये बहुत सस्ती भी है, और जो कोरोना की जो इलाज चल रहा है, टेस्टिंग जो होती हैं उनका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको लेकर ये काफ़ी कम हद तक है। अगर इसकी बात कर ले IGIB के डॉक्टर देव ज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर सौविक मैती, तो देखिए इसीलिए इसमें एक मैती जो ऑप्शन आया था वो डॉक्टर सौविक मैती के लिए आया था। तो हो सकता है कि डॉक्टर सौविक मैती के नाम से भी इसको जाना जाए। तो आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको राइटिंग भी कर लीजिएगा। डॉक्टर सौविक मैती पिछले 2 महीने से कोविड-19 पर 20-20 घंटे लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि इसका नाम सत्यजीत रे की प्रसिद्ध जासूस फेलुदा के नाम पर रखा गया है। तो देख लीजिए कि फेलुदा कौन थे। तो एक सत्यजीत प्रसिद्ध सत्यजीत के एक प्रसिद्ध जासूस थे फेलुदा, और उनके नाम पर इसका नाम फेलुदा किट रखा गया है। CSIR के निदेशक शेखर मांडे कहते हैं कि यह टेस्टिंग पूरी तरह स्वदेशी है, तकनीक से लेकर रसायन तक
हमने खुद विकसित किया है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो इसमें तकनीक काम हो रही है वो भी इंडियन तकनीक है, और जो इसमें रसायन यानी कि जिन रसायनों का इस टेस्टिंग में पता लगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो जो हमारे वो जो रसायन है, केमिकल हैं, वो भी पूर्णतः स्वदेशी हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारतीय किट है, और भारत ने ये चमत्कार करके दिखा दिया है। सबसे पहले भारत ने इतनी जल्दी नतीजे देने वाली किट तैयार करी है। तो इससे एक ये अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाले समय में जो कोरोना की जो सफल वैक्सीन होगी या सफल दवाई होगी, वो भी भारत के द्वारा ही विकसित की जाने वाली है, या भारत के द्वारा ही दुनिया के सामने लाई जाने वाली है। तो बहुत खुशी की खबर है ये। मुझे तो बहुत खुशी होती है, आपको पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि होनी चाहिए। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी कैंपिंग लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी कैंपिंग शुरू की गई है? तो हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड, हैशटैग माई फ्रेंड माई बुक। पुस्तक ही जीवन है और जीवन ही पुस्तक है, ये आपको बताना है सही आंसर। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। अगर इसकी हम बात करें तो सर, इसकी हम बात करें तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मंत्रालय है इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से इनकी लोकसभा क्षेत्र आता है। तो इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। और 23 अप्रैल को, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, 23 अप्रैल को ही यह लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस दिन विश्व पुस्तक दिवस था। तो विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर इसको लॉन्च किया गया। और आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बहुत अच्छा बताते हुए जा रहे हैं कि जो यूनेस्को है उसके द्वारा 2000 जो ये पुस्तक विश्व पुस्तक दिवस था, इस पर एक घोषणा की गई थी कि जो वर्ल्ड बुक कैपिटल जो चुनी गई है या साइन किया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर, उसमें कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया का जो शहर है उसको साइन किया गया है। अगर बात करें इस कैंपेन की, तो यह कैंपेन 7 दिन तक चलेगी आपकी। और इस ये कैंपेन ऑनलाइन है, जिससे कोई भी व्यक्ति जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा, और आपके सभी दोस्त और मिलने वाले व्यक्ति इस पर सेशन पर जुड़ गए होंगे और उन्होंने लाइक भी कर दिया होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है कि कल का क्वेश्चन था 25/4/2020 का, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग कंटेंट में योगदान के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका जो ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग कंटेंट योगदान के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो किया गया था आपका विद्यादान 2.0। इसमें 2 पॉइंट ही दे रखा है, क्षमा चाहेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है हमारी टेक्निकल टीम से, कोशिश करेंगे कि आगे से नहीं हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सही कर लीजिएगा। विद्यादान 2.0 जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो शुरू किया गया है। और इसी के साथ में आज का होमवर्क हम आपको देकर जा रहे हैं। तो आज का जो होमवर्क है वो आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में प्रॉन जो मूवीज़ हैं, एडल्ट जो मूवीज़ आती हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा देश पूर्णतः प्रतिबंध लगा चुका है पॉर्न मूवीज़ पर, और इसका आप कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आपसे चलते चलते ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट्स ये आए हैं कि सर आप वन लाइनर ही क्वेश्चन रखा करें, यानी कि जो हमारे जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो यूँ कहते हैं कि सर ऑप्शन से हमें क्या है कि
हम पढ़ते तो ठीक हैं, लेकिन काफ़ी बार क्या है कि कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, और जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन पर बस नीचे उत्तर हो और उस पर ही चर्चा हो तो वो हमारे दिमाग में एकदम सटीक और फिट बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप एक दो सेशन ऐसे लेकर आएँ जो वन लाइनर हो, तो कोशिश करेंगे कि जो अगला सेशन आएगा अगले दिन से वो वन लाइनर लेके आएंगे एक दो दिन के लिए। ये आपके लिए शुरुआत में अभ्यास सेशन होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही चलाएंगे, नहीं तो वापस से हमारा यही सेशन जो ऑप्शंस के साथ में चल रहा है इसको ही लेकर आ जाएंगे। आपकी इच्छा के ऊपर है, कुछ बच्चों ने कहा है तो इसलिए एक दो दिन हम वन लाइनर क्वेश्चंस चलाएंगे। और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के खिलाफ लड़ते रहिए। धन्यवाद।